नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे की जो कि आज बड़ा ही गंभीर विषय को लेकर के आया है। गंभीर विषय यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो चरम सीमा पर मुंबई की राजनीति पहुंच गई, वो कहीं न कहीं हास्यास्पद भी है और राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है इसमें बहुत ही तगड़ी राजनीति हुई है। या केंद्र सरकार की बात ले ली जाए या महाराष्ट्र सरकार की बात ले ली जाए, सभी सरकारों ने खुल करके वहाँ पे राजनीति की है। कांग्रेस की सरकार भी अछूती नहीं है। तो कहीं न कहीं जब से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है, तो रिया चक्रवर्ती से लगा करके सौविक चक्रवर्ती को लेकर के गिरफ्तारी भी हुई। रिया की बेल भी मिल गई, रिया को रिहाई भी हो गई। रिया चक्रवर्ती किसी भी ड्रग के मामले में संलिप्त नहीं पाई गई, लेकिन सौविक चक्रवर्ती, उनके जो भाई हैं, वो कहीं न कहीं ड्रग में लिप्त थे। हालांकि सीबीआई इस पर जांच कर रही है। बहुत दिन एसआईटी की जांच होने के बाद ये सारी चीज़ें निकल कर के आई। बिहार के एडीजी ने भी बहुत सारे बयान दिए कि इसमें राजनीति हो रही है और ये गलत तरीके से। हालांकि ये तो सब चीज़ें सभी को पता है कि उसमें बहुत कुछ गलत हुआ, जो रिपोर्ट थी वो सारी चीज़ें गलत थी। लेकिन मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करने वाला हूँ, जो खबरें हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस पर भी उठे। जो पीएम रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें डेड बॉडी लटकाई गई है या नहीं लटकाई गई, या सुसाइड है या किसी का मर्डर किया गया है। तो ये सारी बड़ी ही गंभीर विषय निकल कर के आया। लेकिन अभी भी जांच कंटिन्यू जारी है। एसआईटी के बाद सीबीआई ने हैंडल किया पूरा केस, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भी केस सौंप दिया। हालांकि उसके बाद जो ड्रग का जो इसमें दांवपेच निकल करके आया, तो फिर वहाँ पर नारकोटिक ड्रग कंट्रोल भी जांच करने लगा। तो नारकोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो भी वहाँ पर जांच कर रहा है। जो उसके दौरान रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया गया। दीपिका पादुकोण तक की आंच पहुंची, और हमको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार के भी लोग कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं उसमें। हालांकि किसी भी सरकार के, जितनी भी सरकार सत्ता में रही है, कहीं ना कहीं सबके नेता कहीं ना कहीं संलिप्त हों, इसमें पता नहीं क्या। इस समय सीबीआई भी बहुत अच्छे एक्शन में नहीं है और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जांच का विषय बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन आज क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। आज सुबह सुबह अर्नब गोस्वामी, जो कि एडिटर इन चीफ रिपब्लिक भारत के हैं, रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को के घर से उठा लिया गया। अर्नब गोस्वामी को सुबह रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ पुलिस ने उनके घर पे जाकर के गिरफ्तार किया, और फिर उसके बाद उनका जो केस था वो 2018 का एक केस था। मैं आपको केस के बारे में बताता हूँ। ये केस रिपब्लिक भारत का जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में मुंबई के वर्ली इलाके में इनका मीडिया स्टूडियो, जो ऑफिस था वो बनाया जा रहा था। उसका जो काम था, वो एक इंजीनियर थे, अनमय नाइक, ये इंजीनियर ने इसका जो रूपरेखा था, इस पर काम किया था। उनका जो कहा जा रहा है, हालांकि जो केस है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। 5 करोड़ 83 लाख लगभग उनका जो पैसा है वो अर्नब गोस्वामी ने नहीं दिया था, जिससे अर्नब गोस्वामी और उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। अर्नब गोस्वामी और सुसाइड कर दिया, सुसाइड नोट भी मिला था। और उनकी जो इसके अनमय नाइक की जो पत्नी है, उन्होंने आरोप भी लगाया था, उन्होंने केस भी फाइल किया कि अर्नब गोस्वामी ने उनके 5 करोड़ 83 लाख रुपए गबन कर दिए हैं। 5 करोड़ 83 लाख रुपए नहीं दिए, इसके चक्कर में उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि अनमय नाइक की जो सुसाइड की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने सुसाइड नोट में ये सारी चीज़ें लिखी थी कुछ न कुछ। उससे पुलिस ने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद 2018 में केस चला, लेकिन उस समय सत्ता में देवेंद्र फडणवीस की सरकार और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी। तो बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की इसका जो 2018 का केस था रिपब्लिक भारत का, तो गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी तंज कसा, और केंद्रीय मंत्रियों ने भी बहुत सारे तीखे बयान दिए।
और तीखे वार किए महाराष्ट्र सरकार पर। सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये सारी बातें कही कि गृह मंत्री ने ट्वीट करके भी कहा, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और तंज कसा, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत सारे वार किए महाराष्ट्र सरकार के लिए। मीनाक्षी लेखी भी आगे आ गई, बहुत बड़े बड़े नेता भी आगे आए थे, सभी नेताओं ने ट्वीट किया और ये लिखा कि पत्रकारिता की आज़ादी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रह गई, ये पत्रिका का जो चौथा स्तंभ है उसे ध्वस्त किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ये चेत जाए, ये समझ ले कि अब विरोध होगा। तो विरोध कैसे होगा ये तो सारी आगे का समय बताएगा कि कैसे विरोध होगा। अमित शाह ने भी यही कहा कि विरोध होगा। विरोध कैसे होगा ये भी बड़ा देखने का विषय है। तो आगे क्या हुआ कि एडिटर्स, उसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने भी बहुत कुछ लिख करके महाराष्ट्र सरकार को दिया। महाराष्ट्र सरकार को क्या लिखा, मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एडिटर्स गिल्ड ने भी ये सारी चीज़ें की। जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो अर्नब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। और ये एडिटर्स चीफ एडिटर गिल्ड जो है, एडिटर गिल्ड ने भी महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि उनके साथ जो महाराष्ट्र सरकार की गिरफ्त में इस समय अर्नब गोस्वामी हैं, तो उनके साथ गलत बर्ताव ना किया जाए और बदले की भावना से ना देखा जाए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये विषय कानून के दायरे तक की, कानून के हिसाब से चला जाए। ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार को एडिटर्स गिल्ड ने भी सौंपी हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथों ले लिया और कहीं ना कहीं सोनिया और राहुल गांधी पर भी वार किया। कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने उद्धव सरकार को कहा कि ये गलत तरीके से गिरफ्तारी किया है और ये पूरे राज्य की व्यवस्था, राज्य का जो कानून है, राज्य का जो अधिकार है, वो उसका हनन किया गया है। तो और बात यदि आती है फिर इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने भी बहुत तरीके से अपना ये मुद्दे को उठा करके अर्नब गोस्वामी को निष्पक्ष जांच की विषय मतलब उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, क्योंकि बदले की भावना ना की जाए, सरकारी ताकत जो है सरकार की उसका गलत उपयोग न किया जाए, क्योंकि गलत तरीके से, क्योंकि उनके जो कुछ चैनलों ने भी, कुछ चैनलों की तो बात अलग है, चैनल भी अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें बता रहे हैं, कौन किसके कोई पक्ष में बता रहा है, कोई निष्पक्ष बता रहा है और कोई इस अर्नब के खिलाफ बता रहा है। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन मैं आपको पुख्ता जानकारी दूंगा, क्योंकि कभी भी बहुत सारे चैनल इस समय क्या कर रहे हैं कि किसी के पक्ष में खड़े हैं तो किसी के विरोध में खड़े हैं, तो एक ही पक्ष की बातें बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बताऊंगा और जो खबर है उसे बताऊंगा। आपकी मानसिकता कैसी है, आप उस हिसाब से आकलन करें। खबर जो है एग्जैक्ट, वो क्रॉस चेक करके सारी खबरें हमारी होती हैं। तो फिर उसके बाद कहानी क्या हुई, अर्नब गोस्वामी को जो एडिटर गिल्ड ने लिखा है, एडिटर गिल्ड ने यही लिखा था कि गलत सरकारी जो तंत्र है उसका गलत उपयोग ना किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मीडिया चैनलों ने भी अर्नब के पक्ष में भी बात की, किसी ने विपक्ष में बात की अर्नब के, कहा कि सही हुआ क्योंकि बहुत गलत तरीके से, हालांकि ये बात तो मानते हैं कुछ ना कुछ, अर्नब ने कुछ भी गलत बहुत सारी सीधे तौर पे लांछन लगा दिया था, चुनौती भी दी थी कि अर्नब गोस्वामी ने हमेशा चुनौती दी कि उद्धव सरकार जाग जाओ, उद्धव सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देना कि कहाँ हो, मंत्रियों को भी चुनौती देते रहते थे। तो हालांकि ये चीज़ें गलत है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता में ये नहीं करना चाहिए। हालांकि यही बदले की भावना की राजनीति तो हो ही रही है। तो कहीं ना फिर बहुत सारे वरिष्ठ वकीलों का भी कहना है कि ये जो फिर से जो ओपन हुआ है, ये बहुत ही मतलब अचंभित करने वाला विषय है। ये केस बंद होने के बाद फिर से ओपन किया गया, करा जा रहा है केस और फिर से इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पहले सीआईडी ने जांच की थी इस केस की पूरी, हालांकि ये केस उसके बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये केस खुलना थोड़ा सा अचंभित करने वाला विषय हो रहा है। बहुत सारे वकीलों ने भी इस पर कहा है, वरिष्ठ वकीलों ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि ये अब केस ओपन करने का क्या लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं
पहले भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जो कि पहले जांच होने पर दोषी नहीं पाए गए लोग, फिर उसके बाद जांच होने पर लोग दोषी पाए गए, तो दोषी पाने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया, दोबारा जांच में वो गिरफ्तारी की गई और दोबारा जांच में दोषी पाए गए। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जांच का विषय फिर से बन गया है और ये जांच होगी। हालांकि पुलिस भी रिमांड पर लेने के लिए व्याकुल है और अब क्या होगा। हालांकि इनके जो वकील हैं, वकील ने क्या कहा है, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वकील ने, जो अर्णव गोस्वामी के वकील हैं, इन्होंने कहा है कि जोर जबरदस्ती की गई, इन्हें इनके घर में घसीट करके इनको घसीटा गया और हाथापाई भी की गई। और जो इनको जब घसीटा गया तो इनकी बेल्ट पकड़ करके इनको घसीटा गया। तो फिर फिर इन्होंने बताया कि जो अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने लात मार करके दरवाज़ा खोला, तो बेहूदी वाली हरकतें कर रहे थे ये गलत तरीके से, क्योंकि किसी के घर में जा करके गलत तरीके से व्यवहार करना। और वकील ने ये भी कहा अर्णव के कि उनके बच्चे के साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया गया। तो अर्णव इस एक वीडियो में भी चिल्लाते भी हैं, डोंट टच माय सन करके ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो आप मेरे बच्चे से दूर रहिए, ये भी कह रहे हैं कुछ। तो कह रहे बच्चे के सामने उन्होंने ऐसे बदसलूकी की, तो बदसलूकी ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। गलत तरीके से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि गलत तरीके से वो आए और कॉलर पकड़े, घसीटे, शर्ट पकड़ के खींचे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा। फिर पुलिस भी अब इस पर ये तो जांच कर, अब तो समय आएगा, ये सब देखा जाएगा कि पुलिस भी रिमांड लेने पर व्याकुल है इनको, और रिमांड पर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहेगी भी। और अब वकील अपनी सारी चीज़ें तैयार करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सारी चीज़ देखने का समय आएगा, तब फिर देखा जाएगा ये सारी चीज़ें। अर्णव गोस्वामी के वकील भी बेल लेने के लिए और इनको अग्रिम जमानत कब मिलेगी ये सारी चीज़ें कराने के लिए तैयार हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है इसका। फिर उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं वो प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके इस चीज़ की निंदा की, कहा कि चौथे स्तंभ का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी को चोट पहुंचाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये सारी बातें भी कही। स्मृति ईरानी ने भी कहा, स्मृति ईरानी ने भी स्वतंत्र प्रेस के लोगों आज अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े नहीं हैं और वे रणनीतिक रूप से फांसीवाद के समर्थन में हैं, जो नहीं खड़े हैं वो फांसीवाद के समर्थन में हैं, ये सब कहा स्मृति ईरानी ने। आज उन्हें अर्णव पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन अर्णव के साथ जो गलत हुआ उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज अर्णव के साथ हुआ है और कल आपके साथ भी हो सकता है। ये स्मृति ईरानी के बोल थे, स्मृति ईरानी ने ये सारी चीज़ें कहीं। फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि अर्णव गोस्वामी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रिपब्लिक भारत के, उनकी गिरफ्तारी गंभीर तौर से निंदनीय है और फिर अनुचित है, चिंताजनक है, ये सारी बातें कहीं। 1975 का जिक्र कर दिया। 1975 के जिक्र के साथ उन्होंने ये जो बेरहम करके और जो आपातकाल जो घोषित किया गया था उसी की तरह प्रेस की आज़ादी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है, ये सारी चीज़ें जावड़ेकर ने भी कही। फिर हालांकि दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि 1975 में हुआ क्या था, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि 1975 में प्रेस की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा था। तो मैं थोड़ा सा मैं स्केल पे बता रहा हूँ कि इसलिए ये सब लांछन लग रहे हैं कि उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में ये आरोप लगे थे कि इन्होंने गलत तरीके से वोटिंग करा करके अपने पक्ष में वोट करा लिया है और गलत तरीके से चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेकर के चुनाव जीत गई है, जैसा कि अभी बीजेपी पर लांछन लगे थे। तो तानाशाही वाली चीज़ें उस टाइम भी लोग सोचने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से चुनाव हुए और वो सारी चीज़ें। हालांकि उस टाइम जो टाइम्स ऑफ इंडिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम टाइम्स ऑफ इंदिरा के नाम से लोग कहने लगे थे, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया था वही केवल इंदिरा के पक्ष में बात करता था। बहुत सारे पत्रकारों को मरवाया भी गया, पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, बोलने नहीं दिया जा रहा था कहीं पर। वो सारे प्रेस जो न्यूज़ चैनल हैं उनको भी बंद करा दिया गया गलत तरीके से। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें आज ये जावड़ेकर और बीजेपी के नेता कह रहे हैं। हालांकि ये तो सब अब समय आएगा, समय बताएगा कि क्या होता है। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा कि निंदनीय है जो भी हुआ, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोगों के साथ
साथ दे रही है। कांग्रेस की बात भी कही, कांग्रेस ने कांग्रेस का जो भंडा फोड़ने वाले थे उन पर भी जो कांग्रेस का जो भंडा फोड़ने जा रहा था, जो भी केसेस कांग्रेस पर लांछन लगे हैं, जैसे कि जो साजिश अर्नब गोस्वामी को चुकानी पड़ेगी, मतलब अर्नब गोस्वामी बहुत सारी चीज़ें ओपन कर रहे थे, बहुत सारे केसों को उठा रहे थे, उसी को लेकर के कहा। टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र भी किया इन्होंने। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या पालघर हत्याकांड जो हुआ था, आप शायद अच्छे तरीके से जानते होंगे। पालघर हत्याकांड, इसके को शरण देने वाले कौन है, इसका जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मांगा देवेंद्र फडणवीस ने। तो ये सारी चीज़ें समय आते रहते, ये सारी चीज़ें तो पुख्ता हो जाएंगी, कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूँ, मैं किसी के विपक्ष में नहीं खड़ा हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से आपको खबरें बताता हूँ। दोस्तों, अब आगे आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे कि पूरी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और देखने वाला विषय यह भी है कि अन्वय नाइक की पत्नी ने क्या कहा है और क्या आरोप अर्नब गोस्वामी पे अन्वय नाइक की पत्नी ने लगाए हैं। तो ANI से बातचीत में क्या कहा, ये आप आगे देखिए। मैं पहले महाराष्ट्र पुलिस से कि रियली उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने बहुत पेशेंस रखा है, श्रद्धा और सबूरी। आज इतने दिन के बाद ये दिन मेरे जीवन में आया, मैं उनकी रियली आभारी हूँ। ये करने से मेरे पति और मेरे सास वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो मेरे लिए अभी भी जीवित है। क्या कुछ मामला था, किस तरीके से आपके पति ने सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा था और क्या कुछ? एक्चुअली ये रिपब्लिक स्टूडियो ARG आउटलेयर का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हस्बैंड का लास्ट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट दूसरा कोई आर्किटेक्ट 10 करोड़ में भी लेने को तैयार नहीं था। मेरे हस्बैंड ने 6.4 मीन्स 6 CR 40 lakhs में उठाया था। इमीडिएट 6 महीने में ये प्रोजेक्ट अगर वो कंप्लीट करते हैं, मेरे 500 वर्कर डे एंड नाइट 3 शिफ्ट में उधर काम करते थे, तो ये कंप्लीट होने के बाद कोई सोना भी खरीदते वक्त बिना पैसे के, कुछ भी चीज़ बिना पैसे के नहीं करता है। तो हमने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। कल भी उन्होंने उनके इसमें दिखाया है कि हम पहले वीक में ही ये लेवल पे थे मीडिया केस में। तो ये किस बलबूते पे, अगर ये रिपब्लिक स्टूडियो चालू ही नहीं तो होता तो वो कैसे ये इतनी पत्रकारिता वहाँ से कर रहे हैं, उन्हें खुद ने सोचना चाहिए। और आपको जो अच्छा लगे आगे वीडियो, तो फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।